कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग एक नया विषय लेकर आए हैं जो है करंट अफेयर्स। काफ़ी दिन से आप लोगों की डिमांड भी थी, इसी संदर्भ में इसको लाया गया। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 10 से यूपीएससी में 10 से 15 और यूपीपीएससी में 20 से 25 क्वेश्चन आपको अमूमन मिलते हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में हमें करंट अफेयर एज अ सब्जेक्ट देखना चाहिए। इसको जैसे कुछ लोग मान लेते हैं ना एक सप्लीमेंट के रूप में कि लास्ट में पढ़े एग्ज़ाम के हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप 5-7 क्वेश्चन हमेशा गलत करेंगे। तो हमेशा जैसे आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इस तरीके से सब्जेक्टों को पढ़ते हैं, उसी तरह आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना चाहिए। और इसके लिए क्या है, न्यूज़पेपर से आप न्यूज़पेपर, वेबसाइट और मैगज़ीन, ठीक, इन 3 चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं। और मैगज़ीन, इन 3 के आधार पे आप करंट अफेयर बना सकते हैं। और हमेशा इसको डे बाय डे के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि करंट अफेयर्स में किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सर्कल को देखिए आप। तो पूरे करंट अफेयर्स के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो हमेशा इन 7-8 बिंदुओं से ही क्वेश्चन हमेशा वो बनाते हैं। इवन आप जब मैगज़ीन भी खरीदते हैं तो इन्हीं बिंदुओं में डिवाइड रहता है पूरा आपका चैप्टर। ठीक, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, नेशनल इवेंट्स। ठीक है, नेशनल इवेंट्स, इससे हमेशा 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे देश में क्या हो रहा है, कौन सी नई योजना आई, ठीक, योजना क्या आई, कुछ नए प्लांट्स लगते हैं, जैसे कई स्टेट में फूड पार्क लग गए, या इस तरीके के जो क्वेश्चन हुए। दूसरा होता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में आपको क्या देखना है, इंटरनेशनल में बेसिकली आपको देखना है कि किस देश के साथ हमारा समझौता हुआ भारत का, कौन सा नया अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ किसकी बैठक हुई, अगली कहाँ होगी, उसके बाद कौन सा नया ऑर्गेनाइजेशन बना। ठीक है, MOU के भी संदर्भ में देखना है कि किस देश के साथ हमारी किस चीज़ को लेकर ट्रीटी हो रही है, इकोनॉमी को लेकर ट्रीटी हो रही है, डिफेंस को लेकर ट्रीटी हो रही है, या अन्य किसी बात को लेकर ट्रीटी हो रही है, इस संदर्भ में हम देखते हैं। तीसरा होता है इकॉनमी का सेक्शन। इकॉनमी के सेक्शन में सरकार की नई योजनाएं जो आती हैं, पॉलिसी जो नई आती है, ठीक है, इस संदर्भ में आपके इकोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्ट्स, अगर आप यूपीएससी तो स्पोर्ट्स नहीं पूछता, आप ये याद रखिएगा कि इकोनॉमी का सेक्शन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं बनाता तो क्या करता है, करंट में अगर कोई नई पॉलिसी आई है तो उसकी बेसिक जो प्रीवियस पॉलिसी थी उससे रिलेटेड पूछ सकता है यूपीएससी, और यूपी में डायरेक्टली करंट के भी बेसिस पे पूछा जाता है। तो इकोनॉमी का सेक्शन आपके पूरे यूपीएससी और यूपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, इवन आप एक बात और याद रखिएगा कि यूपीएससी में इकोनॉमी ट्रेडिशनल और करंट जोड़ के पूछता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस को अगर आप देखते हैं तो उसमें इकोनॉमी का ज़्यादातर करंट का सेक्शन रहता है, वो ट्रेडिशनल पोर्शन थोड़ा कम पूछते हैं। तीसरा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्पोर्ट्स, ये खास तौर में यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से अमूमन आप देखते होंगे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको 3, 4, 5 इस तरीके से यूपी में पूछा जाता है। उसमें भी डिवाइड होता है, जैसे क्रिकेट, हॉकी, स्नूकर, बिलियर्ड्स, ठीक है, फुटबॉल, इस तरीके के चैंपियनशिप से वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये उसके बाद आता है साइंस और टेक का जो सेक्शन, इसमें से आप चाहे यूपी पीसीएस दीजिए चाहे यूपीएससी दीजिए, इसमें से आपको अमूमन 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी इसमें करंट बेसिस क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए कि इस समय सबसे ज्वलंत जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो वो करंट और ट्रेडिशनल दोनों को मिक्स करके यूपीएससी पूछेगा साइंस टेक में बेसिकली। जैसे मान लीजिए कि कोई नया इन्वेंशन हुआ, मान लीजिए कि एआई पर,
तो वो उसके ट्रेडिशनल पोर्शन को भी रखेगा और करंट को भी जोड़ देगा स्टेटमेंट में। आप तो जानते ही हैं कि यूपीएससी में एमसीक्यू में 3 से 4 स्टेटमेंट होते हैं और फिर वो पूछेगा केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 2 3 सही, इस तरीके से। और वहीं अगर हम यूपीपीसीएस के संदर्भ में देखें तो साइंस टेक से वो जैसे एक होता है हेल्थ का सेक्शन, एक होता है साइंस टेक में ही डिफेंस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कंप्यूटर का सेक्शन। इस तरीके से साइंस टेक भी कई डिवीजन में डिवाइडेड होता है और उससे यूपीपीसीएस को हर साल मतलब आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हैं, अगर नहीं देखते तो अभी जाकर देखिए वीडियो देखने के बाद, आपको अमूमन इसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आता है पर्सन इन न्यूज़। ये यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता पर्सन इन न्यूज़, बट यूपीपीसीएस में फिक्स होता है, यूपीपीएससी में फिक्स होता है। कैसे? जैसे किसी पहले इसमें भी दो डिवीज़न होते हैं पर्सन इन न्यूज़ में, नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल। अब नेशनल में क्या पूछेगा? जैसे किसी संस्था में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ किसी नए व्यक्ति का, या कोई किसी की डेथ हो गई, ठीक है। और इंटरनेशनल में देखेंगे तो इंटरनेशनल में आपको जैसे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ का, वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ का क्या करेंगे, जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, पीएम हो गए, उनके नाम पूछे जाते हैं। या फिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो लोग होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी, जो कोई ना कोई इन्वेंशन किए होंगे, जैसे सपोज़ कि जैसे एडोब के जो अभी इन्वेंटर थे उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन इंटरनेशनल से आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है सबमिट। अब जैसे जो मैंने इंटरनेशनल वाले में बताया था वही सेम चीज़ इसमें होती है, सबमिट जहाँ जहाँ होती है और जिन जिन पर्पज़ से, जैसे उसमें भी कई डिवीज़न हैं, कई होती हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज वगैरह, यूएनएफसीसीसी, इस तरीके के जो होते हैं, पेरिस क्लाइमेट समझौता, उससे रिलेटेड जितने भी समझौते होते हैं, सबमिट और कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में कुछ भी वो पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर खास तौर में मिसलेनियस बहुत बड़ा एक सेक्शन हो गया, जो यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, वो यहीं से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा डिवीज़न है करंट का। ऐसा नहीं है कि डेली डे टू डे न्यूज़ में भी आप देखेंगे तो इस तरीके से वो डिवाइड हुआ रहता है, ठीक है। तो हमारा प्रयास क्या रहेगा कि हम इन सारे सेक्शनों को आपके कंबाइंड करके लेके चलें। अच्छा, और प्रयास ये भी है कि देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम कब है यूपीपीसीएस का? 13 जून को, ठीक, और यूपीएससी का 27 जून को। तो प्रयास रहेगा कि इससे पहले आपको 30 अगस्त तक काफ़ी कुछ ख़त्म कर दिया जाए। चूँकि कोविड का दौर चल रहा है तो हो सकता है परीक्षाएं स्थगित की जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमें अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखे रहनी है, ठीक। तो इसी संदर्भ में आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका पूरा करंट का सेक्शन होता है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि करंट के साथ आपको थोड़ा उससे रिलेटेड ट्रेडिशनल पोर्शन भी बताते चलें, ठीक है। तो कुछ जगह क्या है कि आपको वन लाइनर करंट भी दिखेंगे, कुछ जगह आपको कंसेप्चुअल करंट भी दिखेंगे, चूँकि यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों को साथ लेके चलना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल यूपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण है और यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसको नहीं बताया जाएगा, दोनों को बताया जाएगा मिक्सअप करके, ठीक। तो अब ये पूरा सेक्शन है। अब जैसे महीना चल रहा है अप्रैल, तो हम लोग आज जब पहला लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले की जैसे 27 अप्रैल से लेकर पीछे चलते चलेंगे जो न्यूज़ रहेगी, ठीक है। तो हम 27 अप्रैल के पीछे से शुरू करेंगे न्यूज़ को, और उसको ले जाके अब एक और चीज़ आप लोगों को समझनी है कि अगर आप यूपीएससी देते हैं तो आपको 1 साल का करंट तैयार करना है। जैसे पेपर है जून में 27 जून को, तो हम लोगों को करंट जो ख़त्म करना चाहिए वो मई तक का करंट होना चाहिए। मई 2021 से पीछे चलिए तो मई 2020 तक के करंट को। और अगर हम यूपीपीसीएस के लिए पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम लोगों को 13 जून को पेपर है, तो 31 मई से लेकर प्रीवियसली चलें हम तो कम से कम अक्टूबर या नवंबर तक का तो एटलीस्ट ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा टैकल कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हम लोगों को अपना पढ़ी हुई चीज़ें ही दिख सकती हैं। इस हिसाब से हम लोगों को एक स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी करंट के लिए। और एक बात
कि सभी सब्जेक्टों को जैसे आप समय देते हैं कि दिन भर में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसी तरह 1 घंटे का समय आपको ज़रूर करंट अफेयर्स पे देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो समस्या ये होती है कि लास्ट में आप 1-2 बार पढ़ के चीज़ें रिटेन नहीं कर सकते दिमाग में। जब आपके एग्ज़ाम में दिखेगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रयास कीजिए कि करंट कम से कम 5 से 7 बार आपको रिवीजन कराएं। और एक बात और याद रखिएगा, यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, आप बहुत ज़्यादा डेटा और बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में एक साथ नहीं रख सकते। इसीलिए इसका एक ही मंत्र है, आप रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन गलत करने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। आप लोग देखते होंगे एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आए हुए क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। हमेशा होता है कि फेल आदमी कब होता है, जब उसको अपने आए हुए क्वेश्चन ही वो गलत कर देता है। अमूमन 8 से 9 प्रश्न आप लोग गलत कर देते हैं और इसी में पूरा आपका सिलेक्शन से आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो फेल और पास में ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इस चीज़ को सुधार केवल और केवल आप करंट से रिवीजन से कर सकते हैं। और इसके लिए करंट या हर सब्जेक्टों को आपको बार बार कम से कम एग्ज़ाम से पहले 5 से 7 बार रिवीजन करके ही चलना पड़ेगा। नहीं तो कभी आप पॉलिटी में आर्टिकल गलत कर देंगे, तो कभी ज्योग्राफी में मैपिंग गलत कर देंगे। इस तरीके की चीज़ें हमेशा आपको देखने को मिलेगी और आप इससे हमेशा परेशान रहेंगे। लोगों से पूछेंगे कि अरे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आते हुए, तो ये सब सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर। अब देखिए, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। हुआ क्या है, कोविड-19 का उछाल बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। आज के डेट में भी 3.5 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए पीएम केयर्स फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट के लिए धन आवंटित किया गया। अब ऑक्सीजन प्लांट कितने, 551। क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते क्या हो रहा है कि जितने भी पेशेंट हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन डिफिशियंसी से जूझना पड़ रहा है। इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि पीएम केयर्स फंड जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था कोरोना काल में, ये देखिए पीएम केयर्स फंड जो 2020 में लॉन्च किया गया था, मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसमें सभी लोगों ने चाहे 5 रुपये से लेकर 50,000 रुपये, 5 करोड़ रुपए तक उसमें डोनेट किया था। अब उस फंड को, जो कि एक इकट्ठा फंड हो चुका है, जो कि होगा अराउंड 4.5-5 हज़ार करोड़ का, उसमें से 551 ऑक्सीजन प्लांट के लिए आवंटित किया गया। यही बात आपको इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ से निकली हुई है। अब आप देखिए पीएम केयर्स फंड 2020 में लॉन्च हुआ, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सपोर्ट करेगा और असिस्ट करेगा किस चीज़ को, कोई भी डिजास्टर या इमरजेंसी हो जाए, तब कैलामिटी हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, यानी आपदा में। एक तो हमारे यहाँ पहले से व्यवस्था है कि पीएम रिलीफ फंड होती है जो संविधान में बताया गया। उसके अलावा ये एक फ़ंड को ईजाद किया गया था, पीएम केयर्स फंड, जिसमें सभी लोग डोनेट किए थे। तो इसी से तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे। कौन से फंड से, पीएम केयर्स फंड से, ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखिए, अभी क्या हुआ है कि भारतीय नौसेना ने अपने कोच्चि से लक्षद्वीप के लिए एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की है, जो शिप से भेजी जा रही है। ये अभी आपको इंडियन एक्सप्रेस में दिख जाएगा, एज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस नेवल शिप सेंट टू सपोर्ट ऑपरेशन इन लक्षद्वीप, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस कई जगह चली हुई, अभी आप लखनऊ वाला सुने होंगे, इधर वाइजैक में भी गई है। तो अभी तक ट्रेन से जा रही थी, अब क्या है, शिप से भी जा रही है, शिप से जा रही है। तो ये कौन कर रहा है, इंडियन नेवी कर रही है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरत है कि इंडियन नेवी ने कहाँ पर किया था, ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ पर डिलीवर किया था, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, अब ये कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब चूंकि आप जानते हैं कि भारत में क्या हुआ कि इस समय की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है। अब इसमें ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, तो ऑक्सीजन की तो हमारी एक लिमिटेशन है प्रोडक्शन की। इसी के संदर्भ में हम कई देश सामने आ रहे हैं, जैसे अभी हाल में तो अमेरिका भी सामने आया है। तो उसी संदर्भ में देखिए कि सऊदी अरब, अडानी समूह और लिंडे समूह, ये 3 लोग मिलके 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजेंगे। कितना भेजेंगे, 80 मीट्रिक टन। कौन कौन, सऊदी अरब, अडानी समूह और लिंडे समूह। ये लिंडे समूह का नाम आप भूल सकते हैं, तो कभी एमसीक्यू में आपको करंट में
ये पूछ सकता है, तो लिंडे समूह भेजेगा। तो ये हिंदू में इसका आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें बोला गया था कि 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन डिलीवर किया जाएगा भारत में डिमांड को देखते हुए। ठीक है, अब आइए चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो ये इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि पद्म भूषण से सम्मानित जो गायक थे राजन मिश्रा का निधन हो गया है 70 वर्ष की आयु में। ठीक है, यह बनारस घराने से संबंधित थे और ख्याल शैली के थे। तो हमने बोला ना कि पर्सन एंड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के पर्सपेक्टिव से। तो उसमें देखिए कि कौन मरा है, राजन मिश्रा जी का देहांत हुआ है और किस घराने से थे, तो बनारस घराने से थे। और देखिए गायन की भी शैली होती है, उसमें ये ख्याल शैली के गायक थे। ठीक है, अब आते हैं एक चीज़ और करंट में याद रखिएगा, खासतौर में अगर स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, तो डेट और थीम, इससे ज़रूर वो क्वेश्चन उठाते हैं, डेट और थीम से। तो हमें ये डेट और थीम को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। तो इसकी थीम क्या है? रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, ताकि एक भी मलेरिया के केसेस ना आए। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जब ये डेट और थीम वाले प्रश्न पूछते हैं, खासतौर में स्टेट पीएससीज में, तो वहाँ क्या होता है कि ये जो थीम होती है उसको वो देवनागरी में लिखते हैं, इंग्लिश वाला। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि शुद्ध हिंदी पढ़िए, जैसे अगर हिंदी मीडियम के हैं तो इसको वो लिख के दे सकता है रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट। तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश में ज़रूर इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, पढ़ के क्या करेंगे जब वहाँ एग्ज़ाम में टैकल नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मलेरिया कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ। ये आप लोग अभी वो पढ़ेंगे ना साइंस टेक, तो उसमें आपको बायो में बताया जाएगा। तो प्रोटोजोआ कैसी बीमारी होती है? जब कोई मच्छर के काटने से कोई बीमारी होती है तो उसको प्रोटोजोआ टाइप डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, अब एक ग्रुप बना। अब देखिए क्या हुआ कि पेरिस क्लाइमेट समझौते से कहीं ना कहीं हट गया था अमेरिका, लेकिन अब उस चीज़ को फिर से वो लागू करने के लिए एक ग्रुप बनाया, नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम, अमेरिका ने शुरू किया। नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम, ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को कम करने के लिए एक फोरम की स्थापना की। तो पहले इसमें कौन कौन शामिल था? सऊदी अरेबिया था ही, अमेरिका था, नॉर्वे था, कतर था, लेकिन हाल ही में किसको शामिल किया गया है? कनाडा को शामिल किया गया है। इसका पर्पस क्या है कि जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का समर्थन करना है, कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, तो अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि पेरिस समझौता क्या है, तो थोड़ा सा पेरिस समझौते के बारे में जान लीजिए। क्या है? 2015 में लाया गया, 2016 में साइन किया गया। ठीक है, और 196 देशों द्वारा अपनाया गया था ये। उसके बाद लक्ष्य क्या है कि जो हमारी प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, जैसे जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल हम किसको मानेंगे? 19वीं शताब्दी को मानेंगे, तो की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना। प्री इंडस्ट्रियल लेवल जितना था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर हम से 2 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान हमको ग्लोबल वार्मिंग का कम करना है, और मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। इसका लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है और प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 2 डिग्री तक ले जाना है। ये हमारा लक्ष्य था। इसके लिए क्या है कि उद्देश्य क्या है कि 2050 से 2100 के बीच में मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित जो ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करना। अब प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे समझिए क्यों आया ये सब। होता क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, उसके बाद CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक तरीके के गैसेस हमारे यहाँ रहते हैं। लेकिन पहले क्या था कि इनका स्तर होता था,
ये हम कंबल की तरह काम करती थी, बाहर के हमारे पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करती थी। लेकिन हुआ क्या कि जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया तो इन गैसों की मात्रा में अचानक से वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा एवरेज टेम्परेचर था वो बढ़ गया। अब वो बढ़ने से क्या हुआ, तमाम तरीके की जलवायु संकट उत्पन्न हुए। तो इसी चीज़ को हमको इन जो 6-7 गैसें हैं इनके लेवल को कम करना। अब ये कैसे बढ़ी, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, जो आप रेफ्रिजरेटर और एसी यूज़ करते हैं उससे रिलीज़ होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है। जो ओजोन लेयर आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, ओजोन लेयर जब का क्या होता है, ओजोन लेयर ख़त्म होती है, जिससे क्या होता है अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली पृथ्वी पे आती हैं और पृथ्वी को और गर्म करती हैं। इधर कार्बन मोनोऑक्साइड जो इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज़ के कारण रिलीज़ हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जैसे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स जो गाड़ियाँ चल रही हैं और अगर पूरी तरीके से जो गैस दहन नहीं हो रही है, फ्यूल दहन नहीं हो रहा है, उससे रिलीज़ होता है। इसको स्लीपिंग गैस भी कहते हैं। अब इनके लेवल को अगर एक सीमा के लिए ऊपर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आएगी। वही हुआ और इसी के स्तर को कम करना है। और इसके स्तर को कब तक करना है, 2050 से 2100 के बीच में। और ये कैसे कम होगा, इन ग्रीन हाउस गैसेस को अगर हम कम करेंगे, इससे क्या होगा, जो वृक्ष हैं, महासागर हैं, मृदा है, इसे और ज़्यादा मतलब ये ग्रोथ कर पाएँ और इनका सही अवशोषण कर पाएँ, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए। अब मेन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता देश कौन है, ये भी तो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन जो करता है वो यूएस करता है, 25% के लगभग जो टोटल अमाउंट का। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है जो 22% के बाद 22%, और चीन है 13%, और भारत का जो लेवल है वो 3% का है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में। क्यों हुआ, अब सोचिए कि जब औपनिवेशिक काल चल रहा था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो विकसित देश हैं उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया और इनका लेवल बढ़ गया। अब कहीं ना कहीं वो विकसित देश क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं, जो भी विकास की अवस्था में हैं, जो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग इसके स्तर को कम करिए, आप प्रोडक्शन को कम करिए, आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कम करिए, जिससे क्या हो रहा है, विरोध चल रहा है विकसित और विकासशील दोनों देशों में, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब जैसे डेट के बारे में होता है जो हमने बताया, जैसे मलेरिया दिवस और इस तरीके से, तो उसी तरह संयुक्त राष्ट्र में के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। कौन मनाया, यूएन मनाया। कब मनाया, 25 अप्रैल को, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब आइए, अब देखिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज कौन से अमेंडमेंट से आया था, 73वें संविधान संशोधन से आया था। राज्य सूची का विषय है। क्यों पंचायती राज क्यों लाया गया, एक छोटा सा ऐसे ब्रीफ देख लेते हैं। पंचायती राज क्यों लाया गया, ताकि आम जनता, जो ग्रामीण जनता है, वो भी प्रशासन से जुड़ सके, अपने प्रशासन का कार्य स्वयं वो करे। इसी संदर्भ में पंचायती राज लाया गया। और इसमें टोटल 29 विषय हैं जो राज्य क्या है, पंचायतों को हस्तांतरित करेगी। इसी के तहत ग्राम प्रधान और ये सब जो आप देख रहे हैं, जिला पंचायत और ये सदस्य और ये सब जो इलेक्शन हो रहा है। अब देखिए इसी संदर्भ में, चूंकि 24 अप्रैल को पास हुआ था, तो 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया गया। अब इसी संदर्भ में पहली बार जो कि एक योजना थी, स्वामित्व योजना, ये पिछले साल लॉन्च की गई थी। इसी के योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। ये जो योजना है ये पिछले साल 2020 में लाई गई थी, ठीक है, 2020 में स्वामित्व योजना। उसके तहत क्या किया गया है, ई संपत्ति कार्ड वितरित किया गया। अब पहले समझिए कि क्या खास है ई संपत्ति कार्ड में। तो जो स्वामित्व योजना है ये बेसिकली क्या है कि सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसमें क्या होता है, इस योजना के तहत क्या है कि जितने भी ग्रामीण लोग हैं, गरीब लोग हैं, होता क्या है कि गांव में सबके पास तो अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है अपने ज़मीनों का। किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, तो डॉक्यूमेंट नहीं है। उन डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन मतलब डिजिटल फॉर्मेट में
डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे इसके तहत, और इस डॉक्यूमेंट का ताकि वो यूज़ कर सके। यूज़ कैसे कर सकेंगे? एटलीस्ट अपनी ज़मीन पे, ग्रामीण ज़मीन पे लोन तो ले सकेंगे। लोन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनका एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, बीज में करेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, फर्टिलाइज़र खरीदेंगे। इससे क्या होगा? उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसी संदर्भ में स्वामित्व योजना लाई गई। क्या होता है इसमें? इसमें जो उनकी जायदाद, ज़मीन, जितनी भी जो उनकी वेल्थ है, उसका एक मैपिंग किया जाएगा। मैपिंग के बाद एक कागज़ तैयार किया जाएगा, एक डिजिटल कार्ड होगा, ई संपत्ति कार्ड। तो पहला ई संपत्ति कार्ड लॉन्च किया गया है 24 अप्रैल को, पंचायती राज दिवस के दिन, क्योंकि ये पंचायत से रिलेटेड चीज़ थी, इसीलिए इस दिवस को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये फाइनेंस एक्सप्रेस में लिया गया है पूरा। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं। आप लोग अक्सर एग्ज़ाम में, खासतौर में स्टेट पीएससीज में देखते होंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइज पर ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक इसी मिलिट्री एक्सरसाइज के संदर्भ में अभी एक एक्सरसाइज हुई है जो 25 से लेकर 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित होगी। वो कौन सी है? वरुण 2021। ये किसके किसके बीच होगी? भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना यानी नेवी के बीच में। ठीक है, नौसेना के बीच में होगी। ये उसकी इमेज है, फुटेज है। यानी क्या है, लोग, होता क्या है कि युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाए, लोग अपने नेवी या आर्मी, मतलब अपनी जो सेना है उसका एक्सरसाइज बराबर करते रहते हैं, एक मॉक ड्रिल कराते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनमें स्फूर्ति रहे, उनकी कमियों को जान सके, उनकी एक एनालिसिस हो किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो अब जो हमारे फ्रेंडली देश होते हैं, जिनके साथ हमारे MOU साइन है, जो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे, उनके साथ एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज कभी नेवल होगी, कभी आर्मी की होगी, ठीक है, कभी एयरफोर्स की होगी। तो वरुण हमेशा हर साल जो होता है वो किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ होता है। इसी संदर्भ में देखिए फ्रांस के साथ हुआ है। कहाँ हुआ है? तो अरेबियन सी में हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा अभ्यास था? नौसैनिक अभ्यास था। इसको याद रखिएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, बड़ा न्यूज़ में थी कि इंडोनेशिया की एक पनडुब्बी थी, वो डूब गई है, उसकी उन्होंने पुष्टि की है। तो वो है KRI नागला। कभी कभी आप देखे होंगे स्टेट पीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस में आ जाते हैं कि हाल में ये घटना घटी, कहाँ हुई। तो ये जो KRI, एक तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, KRI नागला, और किस देश का था? तो इंडोनेशिया का था। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो KRI नागला, और कहाँ की पनडुब्बी थी? इंडोनेशिया की थी। इसमें लगभग 53 लोग मर गए थे। ठीक, अब देखिए अभी मोदी जी ने क्या है कि टीकाकरण उत्सव मनाया था। उसी तरीके से विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया है WHO। कब से है ये? 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। यानी याद रखिएगा, अगर याद रखने के लिए आपको रखना है कि जिस दिन पंचायत राज दिवस मनाया है हम लोगों ने 24 अप्रैल को, तो 24 से 30 अप्रैल तक हमने क्या मनाया? टीकाकरण सप्ताह मनाया, जहाँ पर क्या है सभी लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। अब आइए देखिए 24 अप्रैल को UN ने क्या मनाया है? इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म और एंड डिप्लोमेसी, यानी कूटनीति और बहुपक्षीय जो हम समझौता कर रहे हैं उसके लिए एक दिवस मनाया है 24 अप्रैल को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि 24 अप्रैल को, जैसे हम लोगों ने नेशनल में याद रखा था कि 24 अप्रैल को हमने क्या मनाया था? पंचायती राज दिवस मनाया था। फिर दूसरा टीकाकरण सप्ताह WHO का हमने कब मनाया था? 24 से 30 अप्रैल तक। उसी तरीके से 24 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो बहुपक्षीय समझौता होता है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी, कूटनीति के लिए दिवस मनाया। एक बड़ा मुद्दा चला है चाड का एक विद्रोही समूह है जिसे कहते हैं फाइटर ऑफ द फ्रंट ऑफ चेंज एंड कॉनकॉर्ड। ये 2016 में बना था। ये एक विद्रोही समूह है वहाँ का। उसने वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे इदरिस डेबी इत्नो का कत्ल कर दिया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको याद क्या रखना है? एक तो ये विद्रोही समूह कौन था? तो फैक्ट, उसका जो शॉर्ट फॉर्म नाम है फैक्ट, फाइटर ऑफ द फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉनकॉर्ड।
ठीक है। 2016 में ये बना था और इसने किसको मारा है? चाड के प्रेसिडेंट जिसका नाम था इद्रिस डेवी इत्नो, ठीक है, ये उनकी पिक है। अब आइए, केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक अंतर्राज्य परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया। अब देखिए होता क्या है कि जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ राज्य उस पर समस्या उत्पन्न ना करें, कुछ कोई वैसी दिक्कत ना आए, इसी संदर्भ में क्या किया गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लगा दिया गया, एनडीएमए एक्ट। एनडीएमए एक्ट क्या है कि आपदा की जब सिचुएशन आती है तो उस समय भी केंद्र या कोई भी जो सपोर्ट होता है उसको ले जाने में कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन में बैरियर लगा दे राज्य सरकारें। इस संदर्भ में क्या है, राज्य सरकारों पर कार्यवाही कर सकती है केंद्र सरकार। इसी संदर्भ में उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लगाया। इसका ईयर जरूर याद रखिएगा, बड़ा चर्चा में। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम ही क्यों लगा रहे हैं हम कोविड के दौर में। एक्चुअल में क्या है, पिछले साल ही कोविड को सरकार ने आपदा घोषित किया। पहले आपदा की परिभाषा में क्या था, भूस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, इस तरीके की जो नेचुरल कैलामिटीज़ या मैन मेड न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, इस तरीके की जो मैन मेड चीज़ें होती थी उनको ही शामिल किया जाता था। पहली बार महामारी को हमने आपदा में शामिल किया। इससे करने से कई फ़ायदे हुए सरकार को। एक तरफ केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति मिली ताकि जैसे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए वो बेरोक टोक कहीं पर भी वाहन जा सकते थे। दूसरा उनके लिए क्या महत्वपूर्ण हुआ कि क्यों इसको लगाने से, क्योंकि अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि एनडीएमए का जो पैसा है उसको यूज़ किया जा सके, उनकी जो फोर्सेस हैं उनका यूज़ किया जा सके। इसीलिए आपका जो लॉकडाउन वगैरह जो कुछ पिछले साल सिनेरियो चल रहा था या अभी भविष्य में भी चलेगा, सरकार इस एक्ट का जरूर प्रयोग करेगी। तो कहीं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन न देखने को मिल जाए कि एनडीएमए कब से पारित हुआ, तो 2005 का अधिनियम है, ठीक है। अब देखिए हमेशा क्या है कि कुछ विश्व की और कुछ भारत की प्लस इंडियन कुछ एजेंसीज़ हैं, कुछ एजेंसी हैं जो हमेशा ये प्रपोज करती हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहनी है, किस देश की कितनी होगी। इसी संदर्भ में अभी S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 2021-22 में वृद्धि दर 11% रहने की उम्मीद दर्ज की है। सबसे ज़्यादा रहने की इन्होंने ही बोली है। अब जैसे S&P है वैसे ही मूडी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, UN होता है, सब जितने भी प्रपोज करते हैं कि भारत की कितनी रहनी है। आप विश्व की ना याद रखें लेकिन भारत की जरूर याद रखें अगर स्टेट PSC देने जा रहे हैं, PCS देने जा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट आउट होता है। तो S&P ने कितना बताया है, 11% रहने की उम्मीद बताई है। ये देखिए द मिंट का आर्टिकल है इसी पर कि S&P रेज इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2020 GDP ग्रोथ रेट फोरकास्ट ऑफ 11%, ठीक है। पहले इन्होंने 10% बताया था। अब दूसरी बात देखिए, एक सरकार ने एक #फॉस फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। ये क्या है, होता क्या है कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन्होंने एक निःशुल्क जो फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो को अपनाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए एक इनोवेशन चैलेंज आया। तो आप लोग के दिमाग में एक बात आती होगी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका मतलब सारे सॉफ्टवेयर फ्री हैं, जो पैसा लगना है सॉफ्टवेयर पे वो नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। ये जो फॉस जो सिस्टम है, जो फॉस योजना है, इसके तहत ये नहीं किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर आपको फ्री किया जा रहा है, बल्कि इसमें आपको ये किया जा रहा है कि जो पेटेंट है, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर के पेटेंट होते हैं, उस पेटेंट का जो शुल्क है उसको छोड़ा जा रहा है। इसके लिए उन्होंने #फॉस फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। ये भी देखिए मिंट का ही आर्टिकल है, उसको आप लोग और डिटेल में पढ़ना होगा तो यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अमेरिका ने 22 से 23 अप्रैल को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर क्या लॉन्च किया, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन किया। किसने लॉन्च किया, अमेरिका ने लॉन्च किया,
ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि 40 जो महत्वपूर्ण लीडर हैं विश्व के, उनको बुलाया गया। उसमें भारत के भी लीडर यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को शामिल किया गया है। और ये किस लिए किया जा रहा है? जो यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको कहते हैं 26, जो 2021 में हो रहा है, उसके पहले ये किया जा रहा है। क्या है इसका की पॉइंट अगर हम देखते हैं तो कि इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2003 पार्टनरशिप भी हो गई इसी के साथ भारत की, कि रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी के लिए भारत और अमेरिका सहयोग करेगा। और इसके तहत क्या है कि कुछ जगह पर हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी आप जान रहे होंगे, जो सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, इस तरीके की जो एनर्जी को हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है, ISA जो कहते हैं हम लोग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो उन सब क्षेत्रों में क्या है, अमेरिका हमें सहयोग करेगा। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ देशों से हमारा कुछ चीज़ों को लेकर जब सहमति व्यक्त होती है तो उन चीज़ों को हम लोगों को बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे देखिए, हम लोग पिछले में बात किए थे ना कि भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की साझेदारी की शुरुआत हो गई है। तो जो हम लोगों ने लीडर सबमिट पढ़ा था, उसी में भारत का अलग से ये एक साझेदारी हुई है। किसके लिए? क्लीन एनर्जी के लिए, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इसको और आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो PDF जो मैं शेयर करूँगा उससे आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अभी एक क्लाउड कंप्यूटिंग की जो योजना शुरू की गई है, निम्बस, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की योजना है। ये किसने शुरू की है? इजराइल ने शुरू की है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? अब क्लाउड कंप्यूटिंग से सरकार, रक्षा प्रणाली और अन्य क्षेत्रों में क्या करेंगे? क्लाउड सेवाओं का यूज़ करेंगे। तो कौन इसको बना रहा है या किसके सहयोग से हो रहा है? तो ये एक अमेजन वेब सर्विसेज एंड गूगल के साथ समझौता करके इजराइल बना रहा है। क्या बनाया है? निम्बस क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि निम्बस परियोजना कहाँ की है? तो इजराइल की है। किसके सहयोग से बन रही है? तो अमेजन वेब सर्विसेज एंड गूगल के सहयोग से बन रही है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि पृथ्वी दिवस। हमेशा न्यूज़ में देखते होंगे कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी 2021 की, रिस्टोर आवर अर्थ है। और इस वर्ष इस वार्षिक समारोह की 51वीं वर्षगांठ है। इधर देख लीजिए कि अर्थ डे कब से मनाया जाता है। तो ये हमारा मनाया जा रहा है 1970 से। ठीक है, कौन बनाता है? तो यूनेस्को बनाता है। याद रखिएगा, यूनेस्को। ये मत लिख दीजिएगा कि UN बनाता है या इस तरीके की UN की, ये यूनेस्को बनाता है। ठीक, अब आइए, अब देखिए कि होता क्या है कि अब कभी हमेशा एग्ज़ाम में देखे होंगे आप स्टेट PSC वगैरह में कि इकोनॉमिक रैंकिंग या जो रैंकिंग पूछी जाती है, सूचकांक पूछे जाते हैं। तो सूचकांक से एक प्रश्न अमूमन मिल ही जाता है आपको, कभी कभी 2 मिल जाता है। तो सूचकांक से पूछने में भी उसके कई तरीके हैं। एक तो फर्स्ट रैंक पे कौन है, टोटल कितनी कंट्रियाँ हैं, टोटल कंट्री कितनी है, या फिर भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, ये 3 चीज़ें तो UPPCS पूछता है। और जारी कौन करता है, ये जनरली पूछते हैं UPSC में कि जैसे प्रेस। अब इसी को देख लीजिए कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या हुआ है कि प्रेस से संबंधित जो हमारे यहाँ जो न्यूज़ चलते हैं, प्रेस है, तो प्रेस स्वतंत्रता को लेकर जो सूचकांक आया उसमें भारत का स्थान 142वां है। हम लोग अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहते हैं, बट हम लोगों के स्थान किस पे है? 142वां। और टोटल कितनी कंट्री शामिल हुई थी? ये देखिए 180 कंट्री शामिल हुई थी। जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, RSF। ठीक है, उसके बाद पहली रैंकिंग किसकी है? तो नॉर्वे। आप याद रखिएगा कि मैप जब पढ़े होंगे तो 3 कंट्रियाँ हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये सब कंट्रियाँ क्या है कि अगर आप सूचकांक में देखेंगे तो अमूमन इन्हीं में से लोग
फर्स्ट रहते हैं। तो उसमें देखिए नॉर्वे है। नॉर्वे की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर याद रखिएगा। एक काम और किया कीजिए, जब आप लोग करंट पढ़ा कीजिए तो जैसे मान लीजिए कंट्री का नाम आया तो एटलीस्ट उसके कुछ विशेष बातें याद रखिए। नॉर्वे किस लिए फेमस है, उसकी क्या राजधानी है, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा एग्ज़ाम में। उसके बाद अब आते हैं अगले टॉपिक पर, यानी कौन सी रैंक है भारत की, 142वीं। कितनी कंट्रियाँ थी, 180। पहले पे कौन था, नॉर्वे। अब चूंकि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सेवा दिवस मनाया गया है 21 अप्रैल को, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट होता है शंख घोष। शंख घोष का निधन हो गया है। ये कौन थे, एक बंगाली कवि थे, बहुत प्रसिद्ध थे ये भी, तो ये याद रखिएगा शंख घोष को। उसके बाद आते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड WEF एक रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी रिपोर्ट है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 87th रैंक है। टोटल कितनी कंट्रियाँ थी, 115, और पहला कौन था, स्वीडन, ठीक है। तो एनर्जी वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है उसमें आप इसको देख सकते हैं कि 87 रैंक है भारत की। तो ये याद रखिएगा कि आपको इंडेक्स से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। इसमें ये देखना है आपको कि कौन जारी करता है, भारत की क्या रैंकिंग है, पहला कौन था, इस तरीके से। अब देखिए यूनाइटेड नेशन की कई संस्थाएं हैं, बेसिकली तो 6 ही संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें भी कई संस्थाएं हैं। तो उसमें जो सामाजिक परिषद है, सामाजिक परिषद के 3 निकाय हैं, उसमें भारत को अध्यक्ष चुना गया अगले 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल होगा, जो कि 2022 से लेकर चालू होगा 2025 तक। तो पहला संस्था कौन है, अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय पर आयोग, ठीक है। दूसरा कौन सा है, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्यकारी बोर्ड, यानी संयुक्त राष्ट्र महिला के अध्यक्ष भारत ही रहेंगे। और किसके रहेंगे, अपराध रोकथाम के। और उसके बाद FAO विश्व खाद्य कार्यक्रम, FAO के भी कार्यकारी बोर्ड में भारत को शामिल किया गया है। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन में भारत को अध्यक्ष बनाया गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पता चला एग्जाम में पूछ लिया निम्न में से किसका सदस्य नहीं बनाया गया है या किसका सदस्य बनाया गया है, तो इसमें गड़बड़ मत होइएगा। एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा, पिछले साल आप लोग पढ़े होंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड जो थे उनका निधन, उनको मार दिया था एक पुलिस वाले ने। क्यों, क्योंकि वो काले थे। ये है जॉर्ज फ्लॉयड, और ये उनकी तस्वीर है जिस पुलिस वाले ने उनको मारी थी। तो उस पर क्या हुआ, अमेरिका में गोरे काले को लेकर एक आंदोलन है, पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चल गया। सोशल मीडिया का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का, तो पूरे विश्व में लेकर इसको चर्चा हुई। और इसी संदर्भ में जो ट्रायल चल रहा था, इनके जो हत्यारे थे, जो पुलिस थे, उनको क्या है, सज़ा दी गई। वो कौन थे, डेरेक चौविन। और कहाँ के थे ये, मिनियापोलिस अमेरिका के, ठीक है। तो यहाँ के थे, इनको सज़ा मिली है इनके हत्या पर। अब उसके बाद आते हैं कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि चाइना को लेकर जब कोविड हुआ तो बड़ा विवाद हुआ। हर कंट्रियाँ क्या की, उसका विरोध की, खास तौर में पश्चिमी कंट्रियाँ। उसमें ऑस्ट्रेलिया का भी नाम बहुत ज़्यादा आया। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी विरोध किया था कि ये जो कोविड है वो कोविड स्प्रेड करने में सबसे बड़ा योगदान चाइना का था। ये मैन मेड वायरस है, इसको लेकर जांच भी हुई, जांच चल रही है WHO में। इसी संदर्भ में आगे हम देखेंगे तो OBOR जो प्रोजेक्ट था चाइना का, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो क्या है, यूरोप तक अपनी एक रोड विकसित कर रहा था। उसमें इंफ्रा डेवलप हो रही थी, रोड बन रहा था, उसका सी रूट भी बन रहा था। उसमें क्या था, पहले ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया था, लेकिन अब क्या है, जो विक्टोरिया उसका क्षेत्र है, राज्य है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा विक्टोरिया कहाँ है, उसके साथ जो सौदा हुआ था उसको रद्द कर दिया गया हाल ही में। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि OR को लेकर अभी किस देश ने या किस प्रांत ने उसके सौदे को रद्द किया है, तो ऑस्ट्रेलिया। कब हुआ था सौदा, 2018-19 में। अब देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि डिफेंस में क्या होता है कि जो विकासशील देश हैं या जो जिनका क्या है, डिफेंस में आत्मनिर्भर नहीं है, वो पश्चिमी देशों पर निर्भर करते हैं, वो इक्विपमेंट मंगाते हैं। जैसे हम लोगों ने राफेल मंगाया, हम लोग तो पूरी तरीके से रसिया
और नया जो हमारा पार्टनर बन रहा है अमेरिका, या फिर हम इज़राइल से पार्ट्स लेते हैं, या फिर फ्रांस से, उसी तरीके से एक सौदा हुआ है ग्रीस का। ग्रीस ने क्या किया है कि एयर डिफेंस के लिए जो उनका एक सुरक्षा प्रणाली है पैट्रियट दिया है सऊदी अरेबिया को। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा पहले कि अरामको जो कंपनी थी उनकी, वहाँ पर एक पूरे जहाँ से उनका जो ऑयल निकाला जाता था उस पर हमला हुआ था। इसी संदर्भ में चूँकि एयर मिसाइल दागी गई थी, हवा से हमला किया गया था, इसीलिए वायु सुरक्षा प्रणाली कौन दे रहा है? ग्रीस दे रहा है। ठीक है, तो ग्रीस साइन अ डील टू प्रोवाइड सऊदी अरेबिया विथ पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। अब एयर डिफेंस सिस्टम देखिए बहुत सामान्य चीज़ नहीं होती, हर देश के पास नहीं होती। अभी भारत ही देखिए एयर डिफेंस के लिए एक डील किया है। किसके साथ किया था जिस पे बड़ा विवाद हुआ था? तो वो हुआ था रशिया के साथ भारत ने किया था। और रशिया के साथ क्या इन्होंने लिया था? S-400 जिसको लेके थोड़ी सी नाराज़गी अमेरिका ने दिखाई थी। ठीक है, तो S-400 भारत ने भी एयर डिफेंस सिस्टम लिया। वैसे ही इन्होंने पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ग्रीस से लिया है सऊदी अरेबिया ने। अब आते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में। तो क्या हुआ है, इटली के सहयोग से भारत में पहला मेगा फूड पार्क जो गुजरात में बना है वो कहाँ पर बना है? फणीधर में। गुजरात में इटली के सहयोग से एक फूड पार्क का निर्माण किया गया है। अब फूड पार्क योजना कब आई थी इसको देख लेते हैं। ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की तरफ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेस इंडस्ट्री की तरफ से लाई गई योजना थी। कब लाई गई थी? 2008 में लाई गई थी। और इसमें क्या था कि पूरे देश में 42 मेगा फूड पार्क बनाएंगे हम। और ये मेगा फूड पार्क होता क्या है? एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि जैसे फूड प्रोसेसिंग करते हैं, मान लीजिए टमाटर के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है कि जब आप किसी रॉ मटेरियल या फूड को प्रोसेस करके उसको प्रिजर्व करने की क्षमता आ जाए, उसमें प्रिजर्व करके कुछ समय तक उसमें रहने की, कुछ समय तक वो सस्टेन कर सके। फॉर एग्जांपल आप टमाटर से केचप बनाते हैं तो टमाटर हो गया रॉ मटेरियल, लेकिन प्रोसेस हुआ, इंडस्ट्री में गया और उसके बाद केचप बना, और आप केचप 2-2, 3-3, 6-6 महीने तक यूज़ करते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक उदाहरण हुआ। अब उसमें क्या होता है, चूँकि क्या होता है फूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि एक ऐसी पार्क बनाएंगे जहाँ पर उसके अब प्रोसेसिंग होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह सब हो जाएगा, एक पूरा चेन होता है, तो सभी एक ही छत के नीचे या एक ही एरिया में सारी चीज़ें हो जाएं। इसी को हम कहते हैं क्लस्टर आधारित। और इसमें क्या होगा, चाहे उसके प्रोसेसिंग से लेके, उसके कलेक्शन से लेके, प्रिजर्व से लेके सारा काम एक ही जगह होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर इस समय गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि इसके अंदर क्षमता बहुत ज़्यादा है। हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। हमारे यहाँ लगभग 25% के करीब जो खाद्यान्न है वो भी फूड प्रोसेसिंग के अभाव में वो ख़राब हो जाता है। तो कम से कम हम ख़राब हुए फूड को अगर हम उसको प्रोसेस करके इस तरीके से सामान बनाएंगे तो हम एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए फूड पार्क योजना आई। तो 2 आपके पॉइंट मिले, एक तो कि कहाँ बना, तो फणीधर में बना। कौन बनाया? इटली बनाई। और ये जो फूड पार्क योजना है कब आई? 2008 में आई। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत। क्या होता है इसमें? ये क्लस्टर बनाए जाते हैं, एक ही छत के नीचे सारी चीज़ों को करने की जो क्षमता आ जाती है। ठीक है, अब आइए 21 अप्रैल को यूएन ने क्या मनाया है? विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया है। ठीक है, और 20 अप्रैल को क्या मनाया है? चीनी भाषा दिवस। चीन की जो भाषा है उसको चीनी भाषा दिवस के रूप में 20 अप्रैल को मनाया है। अब आइए, अभी क्या हुआ? लीबिया, नॉर्थ अफ्रीका का देश है। जैसे अफ्रीका आप पढ़ते होंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका का देश है लीबिया। यहाँ पर क्या हो रहा था कि गद्दाफ़ी के मरने के बाद, यहाँ का लीडर कौन था? गद्दाफ़ी था। तो गद्दाफ़ी के मरने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, राजनीतिक संकट आ गया, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दंगे शुरू हो गए। इसी संदर्भ में क्या है, 6 महीने पहले एक समझौता हुआ था, सीज़ फायर हुआ था। सीज़ फायर
तो सीज फायर समझौते को लागू करा रहा है अब कौन? यूएनएससी, जिसकी सदस्यता भारत चाहता है। यूएनएससी क्या कर रहा है? सीज फायर को लागू करा रहा है। लागू कैसे कराएगा? अब वहाँ पर यूएन की सेना क्या है? डिप्लॉय करेगी और सीज फायर को कराएगी विद्रोही ग्रुपों में। तो अब आप लोगों के दिमाग में आएगा यूएनएससी क्या है? तो ये यूएन की ही संस्था है और यूएनएससी का मेन काम क्या है कि देश में, पूरे विश्व में शांति बनी रहे। यानी अगर उनके सारे मिलिट्री एक्शन करने की जो क्षमता होती है वो यूएनएससी के ही अंडर में आती है। और इसके 5 मेंबर हैं। कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी और जर्मनी कह रहा हूँ, चाइना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए। अब आइए, टिहरी के पास एक जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और ये आईटीबीपी चलाएगा, इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स जो है। तो इसमें क्या है? बॉर्डर फोर्स कह रहा हूँ। उसका टिहरी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी आपको वन लाइनर में दिख जाते हैं एग्ज़ाम में। अब देखिए, द हिंदू में आर्टिकल चूँकि छपा था और इम्पॉर्टेंट भी है, तो गूगल ने क्या है, डूगल, जैसे गूगल आप सर्च करते हैं तो उसके ऊपर एक चित्र बनता है ऐसे, ठीक है। तो ये डूडल क्या नाम है, एक प्रोफेसर थे रूस के, पहली महिला सर्जन थी ये, वेरा गेड्रोड्स। इनके 151वें दिवस पे मनाया था, चूँकि हिंदू में भी इसको फोकस किया गया और ये विश्व की पहली जो थी महिला सर्जन थी, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ की थी? रूस की थी, वेरा गेड्रोड्स।